हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की एमसीक्यू सीरीज में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। हम कल वाले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 32 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, तो आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करके हमने प्रीवियस सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। बस इसका जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका भी पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Who among the following is known as pioneers of volunteerism in industrial relations in India? इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पायोनिक्स ऑफ वॉलंटरिज्म इंडिया के अंदर किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपके वीवी गिरी, शंकर लाल बंकर, गुलजारी लाल नंदा या महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये हमारा एमसीक्यू सेशन है, तो इसको हम एमसीक्यू तक ही करेंगे। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन आपके साथ नहीं करूँगी। बाकी डिटेल में ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का आज हमारा रहेगा एमसीक्यू। सारे लेक्चर्स जो हैं ये सर ने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ट्रेड यूनियन के भी और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के भी। तो अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट से जाके उन वीडियोस को पहले देखें, इस एमसीक्यू सेशन को देखने से पहले, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, नाउ देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय अ ट्रेड यूनियन शैल बिकम इनवैलिड इफ। ठीक है, जो हम ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इनवैलिड हो जाता है कब? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? जो हमारी ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड हो जाएगी। क्या ऑप्शन है? 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु मेड द एप्लीकेशन हैव सीज्ड टू बी द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब अगर 25% ऐसे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है उनमें से 25% लोगों ने क्या किया है? एप्लीकेशन से सीज कर लिया है। ठीक है, मतलब हट गया है, उन्होंने अपना एप्लीकेशन हटा दिया है। या फिर 50% या उससे ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन सीज कर लिया है, या फिर 75% लोगों का एप्लीकेशन सीज हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, exceeding 50% of total number of person who made the application have ceased to be the member of the trade union। मतलब अब वो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं रहे। अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने अगर ऐसी एप्लीकेशन दी है तो उनकी ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में चेंज इट्स नेम विद द कंसेंट ऑफ। एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को अगर अपना नाम चेंज करना है तो उनको किसकी कंसेंट की जरूरत पड़ेगी? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। ओके, इतने लोगों की इनको कंसेंट मिनिमम चाहिए ही चाहिए अपना नाम चेंज करने के लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल सेंड टू द रजिस्ट्रार एवरी ईयर। ठीक है, हर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है अपने रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है कितने दिनों के गैप में जो भेजती है? क्वार्टर रिटर्न, हाफ ईयर रिटर्न, एनुअल रिटर्न या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एनुअल रिटर्न। हर ट्रेड यूनियन को जो है अपनी एनुअल रिटर्न हर साल किसको भेजनी पड़ती है? रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजनी पड़ती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, द रजिस्ट्रार मस्ट गिव अ रिटन नोटिस स्पेसिफाइंग द ग्राउंड ऑन विच द सर्टिफिकेट इज बीइंग कैंसिल्ड एंड इट विल बी। ठीक, अगर किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर उनको किसी भी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है, ठीक है, तो उनको एक रिटर्न में नोटिस देना पड़ता है। किसको? ट्रेड यूनियन को, कि वो किस ग्राउंड पे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो वो नोटिस उनको कितने दिन पहले देना पड़ता है? कैंसिलेशन से कितने दिन पहले देना पड़ता है? 2 months previous notice in writing, 3 months previous notice in writing, 6 months previous notice in writing, या फिर कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, 2 months नोटिस इज राइटिंग। रजिस्ट्रार ऑफिस को 2 महीने पहले ट्रेड यूनियन को नोटिस देना पड़ता है कि वो किस ग्राउंड पे उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर एम्प्लॉयर obliged टू प्रोवाइड information टू ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग पर्पसेस। क्या एम्प्लॉय ऑब्लाइज्ड हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को कलेक्टिव बार्गेनिंग के पर्पज से? ठीक है, क्या एम्प्लॉयर को ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को जो है सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए? तो क्या ऑप्शन है इसका? नो, बिकॉज इट वुड बी अनफेयर ऑन द एम्प्लॉयर इन द नेगोशिएशन। एम्प्लॉयर के लिए अनफेयर होगा, ये तो गलत स्टेटमेंट है। No, because there might be lot of sensitive information including which the employer might not wish to be known। ये भी गलत है। सेंसिटिव हो या कुछ भी हो, यूनियन को सब कुछ जानना है, तभी तो वो बार्गेनिंग कर पाएगा सही से।
Yes, if it is information that the employee representative need to carry on collective bargaining. अगर वो information collective bargaining के लिए ज़रूरी है तो उनको ये information देनी ही पड़ेगी, तो option C will be the right answer. Yes, but only if the union representative agree to keep it secret. Secrecy इसमें कुछ भी नहीं है, तो option C will be the right answer. ठीक है. Now move to next question. Option C. Okay. हाँ, एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको. तो हमने कल ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 29 कि मार्क्सिस्ट अप्रोच में कंसर्न विथ वेज रिलेटेड डिस्प्यूट आर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और नॉट कंसीडर्ड. इसमें मैंने आंसर तो बी पे ही लगाया था, मैंने गलती से टर्शियरी बोल दिया था. इसका आंसर बी सेकेंडरी है. मैं ऑप्शंस में भी मैंने सेकेंडरी ही लिखा है, तो पीडीएफ में आपको सेकेंडरी ही मिलेगा. ठीक है, तो इसको प्लीज़ टर्शियरी मत समझिएगा, ये गलत है. ठीक है, तो आइए आज वापस कंटिन्यू करते हैं. ओके, इसका तो सी था. ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Can an employer refuse to employ a trade union employee because the employer regards them as troublemaker? क्या कोई एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन को रिफ्यूज कर सकता है जस्ट बिकॉज कि उनको ये लगता है कि ये जो ट्रेड यूनियन है वो क्या है, ट्रबल मेकर है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. तो क्या इस बेसिस पे कोई भी ट्रेड यूनियन के मेंबर को वो रिफ्यूज कर सकता है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए? क्या ऑप्शन है इसका? येस, एन एम्प्लॉयर मे टेक और रिजेक्ट हु दे विश. गलत है, ऐसे नहीं कर सकते वो. ओनली इफ दे डू नॉट हैव एनी करेंट ट्रेड यूनियन मेंबर्स, तब कर सकते हैं उस केस में जिस केस में उनके पास कोई करेंट ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं हो. ये भी गलत है. Yes, if they have suffered from lot of industrial actions from trade union in the past. ये भी गलत है. ठीक है. Now no, it would be unlawful. ये आपका सही है, unlawful होगा. अगर कोई just because कि वो troublesome है तो किसी ना किसी पर्पज से ही होगा ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट रही होगी या कुछ भी रहा होगा, पर वो कोई बेसिस नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो. ठीक है. Now next question. Is it legal for a trade union to call together its worker in one factory and decide on a strike based on voting by raising hands? क्या कोई ट्रेड यूनियन जो है वो सारे अपने वर्कर्स को एक फैक्ट्री में बुला के स्ट्राइक करवा सकता है, स्ट्राइक के लिए डिसीजन ले सकता है जस्ट बाय रेजिंग हैंड्स कि हाँ भाई हाथ उठाओ, कौन कौन स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमारा मुद्दा है. तो क्या रेजिंग हैंड्स के थ्रू वो स्ट्राइक कर सकते हैं ट्रेड यूनियन वाले? क्या ऑप्शन है हमारा? नो, बिकॉज ऑल बैलेट्स हैव टू बी सीक्रेट. Yes, because it was open, fair and honest. No, because some people will be away and not be able to vote. Yes, because this is the way that it has always been done. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, नो, बिकॉज ऑल बैलेट्स हैव टू बी सीक्रेट. वोटिंग हमेशा सीक्रेट होगी इसकी. ठीक है, जस्ट बिकॉज की कोई बायसनेस ना हो. ठीक है, कि हाँ ये कोई बंदा है, अगर उसने अगेंस्ट में वोटिंग दे दिया तो हाँ यूनियन वाले उससे परेशान करने लगेंगे, तुमने क्यों अगेंस्ट में वोटिंग करा. इसीलिए जो वोटिंग है वो हमेशा क्या होती है, सीक्रेट होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में अ यूनियन रिफ्यूज टू एडमिट अ पर्सन और एक्सपेल अ मेंबर? ठीक है, किस सिचुएशन में जो है यूनियन रिफ्यूज कर सकता है किसी पर्सन को या फिर उसको एक्सपेल कर सकता है एज अ मेंबर? क्या कंडीशन है? बिकॉज दे डू नॉट फील दे आर सुटेबल मेंबर. गलत. फील करने से कुछ नहीं होगा. बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल मीन्स, ये भी गलत है. बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट, बिकॉज ऑफ देयर करंट स्टेट ऑफ हेल्थ, ये भी गलत है. मिसकंडक्ट अगर कोई मेंबर कर रहा है, बिहेव कर रहा है या किसी भी तरह का अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो उस केस में उनको डिसमिस किया जा सकता है, एक्सपेल किया जा सकता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका विल बी द राइट आंसर, सी. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रेड यूनियन? इसमें से कौन सा ट्रेड यूनियन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? वॉलेंट्री एसोसिएशन, ये तो है. कॉमन गोल्स, ये भी है. इंटरमीडिएटी, ये भी है. इंडिविजुअल एक्शंस, ये गलत है. यूनियन का मतलब ही होता है ग्रुप, तो इसमें इंडिविजुअल एक्शंस डजंट मैटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which union is focused on making the skill of its member valuable and not easily replaceable in organization? इनमें से ऐसे कौन से यूनियन है जिनका फोकस होता है अपने मेंबर की स्किल डेवलप करना, ठीक है, एंड नॉट इजीली रिप्लेसेबल इन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनको ऑर्गेनाइजेशन से इजीली जो है रिप्लेस कोई ना कर पाए? क्या ऑप्शन है? इंडस्ट्रियल यूनियन, ऑक्यूपेशनल यूनियन, जनरल यूनियन या वाइट कॉलर यूनियन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ऑक्यूपेशनल यूनियन. ठीक है. Now next question. A union meant to be protect the interest and right of the non-manual employees is called. ऐसे यूनियन जिनका ये काम होता है कि वो इंटरेस्ट और राइट प्रोटेक्ट करे किनका? नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज का. तो ऐसे यूनियन को हम कौन सा यूनियन कहते हैं? व्हाइट कॉलर यूनियन, ब्लू कॉलर यूनियन, ब्राउन कॉलर यूनियन या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ब्राउन कॉलर यूनियन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
outsiders can be associated with a registered union as its office bearers, but their proportion should not be more than, किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में आउटसाइडर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं, ठीक है, एज इट्स ऑफिस बेयरर, लेकिन उनकी प्रपोर्शन कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25%, 33%, 75% या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी 33%, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बिकम एमलगमेटेड एज वन यूनियन। कोई दो या दो से ज़्यादा अगर कोई ट्रेड यूनियन सपोज करो एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हम उसको एक साथ एमलगमेट कर सकते हैं, मतलब तीनों को मर्ज करके कोई एक बना सकते हैं? तो हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए उनकी? पहली क्या है, 1/4 ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर ऑफ ईच ट्रेड यूनियन आर रिकॉर्डेड। हर ट्रेड यूनियन का, सपोज करो 3 ट्रेड यूनियन है आपका ABC, ठीक है, क्या हो रहा है ये, 3 ट्रेड यूनियन है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ तो 3 ट्रेड यूनियन है सपोज करो A, B एंड C, ठीक है। अगर तीनों में से 1/4 वोट अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो एटलीस्ट 25% ऑफ द वोट आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। तो मतलब 25% अगर फेवर में है कि हाँ भाई एमलगमेट कर दो, तो क्या वो हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन क्या है, 1/2 ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर ऑफ ईच ट्रेड यूनियन आर रिकॉर्डेड। इसमें 1/4 वोट रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। मान लो तीनों में 100 लोग हैं, तो 25-25 लोगों के वोट रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। 25-25 लोगों के वोट रिकॉर्ड किए जाएंगे, और सब मिला के जो है कितना, 25% अगर वोटिंग होगी तीनों का मिला के, तो क्या वो फेवर में हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है कि हाफ ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर ऑफ ईच ट्रेड यूनियन आर रिकॉर्डेड, मतलब इसमें 50-50 लोगों के वोट रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट रिकॉर्डेड एंड आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। जो ये 150 वोट है, इनमें से 50% अगर फेवर में चले गए, मतलब 75 वोट अगर फेवर में चले गए, तो उस केस में जो है वो एमलगमेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, 1/2 of the vote of member of each trade union are recorded and at least 60% of the vote recorded are in favor of the proposal। इसमें भी 1/2 of the vote को रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब वही 50-50-50 150, लेकिन 150 का जो है 60% जो है वो लिया जाएगा फेवर में करने के लिए, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब तीनों के 50-50% वोट रिकॉर्ड किए जाएंगे, और उसके बाद जितने टोटल वोट होंगे उनका 60% कम से कम जो है एमलगमेशन के फेवर में होना चाहिए। उसी केस में जो है हम ट्रेड दो या दो से अधिक जो ट्रेड यूनियन है उसको हम क्या कर पाएंगे, एमलगमेट कर पाएंगे, ठीक है। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन। किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर होने के लिए मिनिमम कितने मेंबर की जरूरत है, 10, 15, 20 या 7? क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी 7। इसमें एक चीज है, देखिए 7 मेंबर तो लोग जाएंगे एप्लीकेशन देंगे तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ट्रेड यूनियन अगर वर्कमैन के लिए बनाना है, रजिस्टर करना है, तो उसमें मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मतलब इतने लोगों तो जाएंगे एप्लीकेशन देंगे ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन रजिस्टर होने के लिए मेंबर भी तो होने चाहिए उसके अंदर, तो मेंबर कितने होंगे? मिनिमम मेंबर शुड बी 10% ऑफ द वर्कर और मिनिमम 100 विच एवर इज लेस इन द एस्टेब्लिशमेंट। सपोज करो कोई कंपनी है, वहाँ पे 2000 एम्प्लॉई है, ठीक है, तो इसका 10% क्या हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। 200 या 100 में से जो भी कम होगा उतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने ही चाहिए, तभी आप जो है ट्रेड यूनियन को क्या करा सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 what is the minimum age required for a person to become an office bearer of a registered trade union। किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का ऑफिस बियरर होने के लिए पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये वाली एक्ट अभी पढ़ानी रह गई है, तो इसको मैं पढ़ाऊंगी 2-4 दिनों में, इस एक्ट का वीडियो भी डाल देंगे हम, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं फिलहाल, 15 ईयर्स, 21 ईयर्स, 17 ईयर्स और 18 ईयर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 ईयर्स। मिनिमम जो है 18 ईयर्स की एज रिक्वायर्ड होगी ही होगी, क्या करने के लिए, टू बिकम ऑफिस बेयरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ रजिस्ट्रेशन। वो तो हो गया ऑफिस बेयरर, उसके लिए 18 ईयर्स, लेकिन जस्ट मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज रिक्वायर्ड होगी, 14 ईयर्स, 21 ईयर्स, 18 ईयर्स और 15 ईयर्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 15 ईयर्स। मेंबर बनने के लिए 15 ईयर्स, ठीक है, और ऑफिस बेयरर बनने के लिए कितनी चाहिए, 18 ईयर्स। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन डील विथ प्रोटेक्टिंग द यूनियन ऑफिशियल्स ऑफ, ठीक है, क्या प्रोविजंस होगा यूनियन ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करने का? The recognized union only, all the union in the establishment, whether registered or not, the union selected as per the discretion of the employer, the registered trade union functioning in an establishment. इसका क्या आंसर हो जाएगा? The registered trade union already functioning in the establishment. ठीक है, तो प्रोटेक्टेड वर्कमैन वाले प्रोविजन में जो है यूनियन ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट, किस यूनियन ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा? उनको जो क्या हो, जो ऐसे ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड हो, फंक्शनिंग इन एन एस्टेब्लिशमेंट, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट में फंक्शनिंग हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ यूनियन डू वंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड? अगर कोई यूनियन को रिकॉग्निशन मिल जाती है तो उसके बाद क्या करना होगा उनको? अप्लाई टू इंगेज इन द क्लोज्ड शॉप, गलत। इंगेज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग विद एन एम्प्लॉयर, देखते हैं इसको। दूसरा क्या है? तीसरा, अप्लाई टू बी रेफर्ड टू एज वर्क प्लेस यूनियन, ये भी गलत है। अप्लाई फॉर यूनियन स्टेटस, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? और इसका आंसर ऑप्शन बी, इंगेज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग विद एन एम्प्लॉयर। जैसे ही ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिल जाती है उसके बाद वो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग में इंगेज हो सकता है, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने आपको कल भी समझाया था, एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में होता है, ये एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में होता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रिस्क्राइब मेंबरशिप फीस कितनी होगी? प्रिस्क्राइब्ड एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। क्या ऑप्शन है हमारे? 0.25 पैसा और मोर, 0.50 पैसा और मोर, ₹1 और मोर, और ₹5 और मोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, 0.25 पैसा और मोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेड यूनियन लीडर्स वाज वंस द यूनियन लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से ट्रेड यूनियन के ऐसे लीडर्स हैं जो कभी इंडिया के लेबर मिनिस्टर भी रहे हुए हैं? वीवी गिरी, बीपी वाडिया, खांडू भाई देसाई या फिर गुलजारी लाल नंदा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। ये हमारे लेबर मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट? ट्रेड यूनियन मूवमेंट के पायोनियर किसको कहा जाता है? एनएम जोशी, महात्मा गांधी, एनएम लोखंडे या बीपी वाडिया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, एनएम लोखंडे को क्या कहा जाता है? पायोनियर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेड यूनियन लीडर हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ, हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज? इनमें से कौन से ऐसे ट्रेड यूनियन के लीडर हैं जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, जैल सिंह या फिर वीवी गिरी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, वीवी गिरी। इसी इंस्टीट्यूट में आपके एपीएफसी के बनने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड था? सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इनके पहले प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन सी है, लाला लाजपत राय। यही फाउंडर भी थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ये नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, लाला लाजपत राय, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? इनमें से कौन सा पहला ऐसा ट्रेड यूनियन है जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है? ठीक है, द कामगार हितवर्धक सभा, द बॉम्बे पोस्टल यूनियन, द प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता या फिर बॉम्बे मील हैंड एसोसिएशन? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बॉम्बे मील हैंड एसोसिएशन। ये पहला ऐसा ट्रेड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन है इंडिया के अंदर, क्या? बॉम्बे मील हैंड एसोसिएशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following can be said to be first modern trade union and first registered trade union of India? इनमें से कौन से जो ट्रेड यूनियन है वो इंडिया का पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी है और इनको पहला मॉडर्न ट्रेड यूनियन भी माना जाता है? क्या ऑप्शन है आपका? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, मद्रास लेबर यूनियन या फिर नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है। नाउ ये वाला मद्रास लेबर यूनियन है जो इसको किसने स्टैब्लिश किया था? 1918 में जो है बीपी वाडिया जी ने इसको क्या किया था? स्टैब्लिश किया था, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके अलावा आपका टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इन दोनों के बारे में आप मुझे बताइएगा कि इनके फाउंडर कौन है
और ये किस पार्टी से एसोसिएटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है, ये पहला ट्रेड यूनियन फेडरेशन है जो 1920 में फॉर्म हुआ था। फर्स्ट ट्रेड यूनियन कौन सा था आपका, जो बीपी वाडिया जी वाला था, ठीक है, ये वाला पहला ट्रेड यूनियन, मद्रास ट्रेड यूनियन, ठीक। लेकिन फर्स्ट यूनियन फेडरेशन कौन था इंडिया का, क्या था, AITUC, जो कि 1920 में फॉर्म हुआ। वो वाला कब फॉर्म हुआ था, 1918 में, ठीक है। तो इसके पहले जनरल सेक्रेटरी कौन रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ऑप्शन है आपके CR दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या दीवान चमन लाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दीवान चमन लाल। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, लाला लाजपत राय, जो कि इनके फाउंडर भी रहे हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मई ऑफ was सेलिब्रेटेड एज लेबर डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार इंडिया के अंदर लेबर डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 1 मई को जो सेलिब्रेट हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, वो चेन्नई के अंदर हुआ था, 1923, 27, 29 या 34। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए 1923। इस बार का जो लेबर डे गया है अभी 1 मई 2023 को, उसका थीम क्या था, अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट टू वर्क। फोकस इसमें बेसिकली किस पे किया गया है, हेल्दी और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पेपर में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who regarded trade union as institution for overcoming managerial dictatorship to strengthen individual laborers and to give them some voice in the determination of the condition under which they have worked? इनमें से कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने, थिंकर हैं, जिन्होंने ट्रेड यूनियन को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बताया है जो क्या करता है, मैनेजेरियल डिक्टेटरशिप से ओवरकम करता है, ठीक है, और इंडिविजुअल लेबर्स को, वर्कर्स को एक तरीके का आवाज़ देता है, अपनी कंडीशंस के बारे में बोलने का, अपना आवाज़ रेस करने का, कि भाई हमें सही वर्किंग कंडीशन दो, सही वर्किंग एनवायरनमेंट दो, सही वेजेस दो, या जो भी उनकी अपनी कंडीशंस है उसके लिए। तो कौन है इसमें ऐसे थिंकर, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, सिडनी एंड बिएट्रिस वेब या सेलिक पेडमन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडनी एंड बिएट्रिस वेब, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following actions was declared as a cognizable offence liable with imprisonment and fine by the Calcutta High Court in 1967? इसमें से कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल एक्शंस हैं जो कि ऑफेंस माना गया था बाय द कलकत्ता हाई कोर्ट इन 1967, ठीक है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी हुई थी और फाइन भी हुआ था। स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव या पिकेटिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घेराव। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के भी सारे लेक्चर्स जो हैं सर ने पढ़ा दिए हैं और वो हमारे अपडेटेड हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से जाके आप एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन इंडिया घेराव, सॉरी दिस इज नॉट घेराव, दिस इज घेराव, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा केस था, वही वाला, सेम यही वाली की बात हो रही है, सितंबर 1967 के अंदर, जिसमें घेराव को जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय कलकत्ता हाई कोर्ट। जय इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, डालमिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस नारायण दास आनंद, तिथागढ़ पेपर मिल्स वर्सेस पेपर मिल्स एम्प्लॉयज यूनियन, या फिर दामोदर गणेश वर्सेस स्टेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जय इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद हमारे अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं, ट्रेड यूनियन तक का यहीं तक था, तो मैं इसके बाद के MCQ आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, हमारी एफर्ट पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।